सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी कि ये अपनी जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक उसका भाग है तीसरे भाग में अध्याय है पहला। तो पहला अध्याय है अपना हमारा संविधान। क्या है? हमारा संविधान। हमारा संविधान, इसके बारे में आज अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको कक्षा 6 में और 7 में भी अपन संविधान के बारे में क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। तो आज अपन उससे थोड़ा आगे चर्चा करें। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि संविधान होता क्या, यानी कि हमारा संविधान बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन संविधान का क्या करते हैं? अर्थ समझते हैं, यानी कि संविधान किसे कहते हैं। जैसे ये संविधान, संविधान का सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अर्थ, यानी कि संविधान होता क्या है। तो यह है वह का अर्थ अपन समझते हैं, वह विधान वह विधान या कानून वह विधान या कानून जिसके अनुसार किसी राज्य, राष्ट्र या संस्था, राज्य, राष्ट्र या संस्था का संगठन, संचालन और व्यवस्था होती है। व्यवस्था होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? संविधान। देखो, वह विधान या कानून, विधान का मतलब अपन ये इसी भी लिखते हैं, नियम भी अपन इसका अर्थ है नियम, यानी कि वह विधान या नियम में कानून जिसके अनुसार किसी राज्य, राष्ट्र या संस्था का संगठन, यानी कि उसको कैसे बनाया गया और उसका कैसे संचालन किया जाता है और उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? अपन संविधान कहते हैं। ये हो गया अपना संविधान का छोटा सा। अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं। फिर अपन बात करते हैं अपने संविधान। अपना संविधान यानी कि हमारे भारत देश का जो संविधान है वो कैसा है, क्या है, उसमें क्या क्या। जैसे अपना भारत संविधान की अपन बात करते हैं तो अपना जो भारत का संविधान है वो कैसे बनकर तैयार हुआ, यानी कि इसको बनाने में किसका महत्वपूर्ण हाथ रहा, या फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि किसी देश में या राष्ट्र में संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों होती है या उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जरूरत के बारे में अपन बात करें तो यानी कि किसी भी काम को करने से पहले उसके क्या बनाए जाते हैं? नियम। तो उसी आधार पर जैसे अपना भारत देश क्या था? अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। लगभग 150 वर्षों तक गुलाम रहा। फिर उसके बाद में आज़ादी मिली तो फिर अपने देश में अपना जो देश है उसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? संविधान की आवश्यकता हुई। तो ये जो हमारा संविधान है उसका सबसे पहले, यानी कि हमारा जो संविधान है उसकी बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले कदम रखा गया है, यानी कि सर्वप्रथम 1934 में
में सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय, कौन थे? M.N. रॉय यानी कि ने सर्वप्रथम, M.N. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार रखा। यानी कि जब अपना देश भारत देश स्वतंत्रता आंदोलन या अपने भारत देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय 1934 के अंदर M.N. रॉय अपने जो स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, या हमारे देश को आज़ाद करवाने में भी इनकी भूमिका, उन्होंने सर्वप्रथम क्या रखा, यानी कि एक अपने भारत देश के लिए संविधान सभा के गठन का विचार रखा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बाद में बने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इस प्रस्ताव को समझा और अच्छी तरह जाना, और उसके बाद में उन्होंने भी इस पे काफ़ी जोर दिया कि अपना जो भारत देश है जब आज़ाद होगा, वह उस समय हमारे देश का वो वयस्क मताधिकार, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने भारत देश का क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। तो इसके आधार पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे अब थे आज़ादी के बाद में, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बताया कि अपना देश वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना हमारा संविधान बनाएंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यह कार्य जोर पकड़ता गया, और सर्वप्रथम यानी कि दिसंबर 1946 में, कब? दिसंबर 1946 में, यानी कि इस एक संविधान सभा का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया कि हमारे जब भारत देश आज़ाद होगा तो हमारा संविधान कैसा होगा। इसी के आधार पर इन्होंने क्या बना दी? 1946 में संविधान सभा का क्या कर दिया? गठन कर दिया। फिर इसने लगभग कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक क्या किया? कार्य किया। 3 वर्ष तक, लगभग 3 वर्ष तक क्या किया इन्होंने? दूसरे देशों को भी क्या जांचा परचा उनके संविधानों को। फिर उसके बाद में अपने देश के संविधान का क्या किया? एक प्रारूप तैयार किया। कितने वर्ष लगे इसको? 3 वर्ष, यानी कि 26 नवंबर 1949 में यह अपना एक प्रारूप या संविधान बनाकर इसने क्या कर दिया? तैयार कर दिया। किसने किया? संविधान सभा में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। इसका जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपना जो संविधान है उसको बनाने में क्या की? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं? हमारे संविधान का पिता भी कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी क्या रही? इन प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष बनाया गया। और इनको क्या कहते हैं? हमारे संविधान का क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं, या भारत के संविधान का पिता क्या कहते हैं इसे? भारत के संविधान का पिता भी कहते हैं। तो यानी कि अपने भारत देश का जो संविधान हुआ उसको बनाने का कार्य कब से शुरू हुआ? दिसंबर 1946 से। और
लगभग 3 वर्ष तक क्या किया, संविधान सभा ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया और यह बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया। फिर उसके बाद अपना जब भारत का जो संविधान जब लागू किया गया, लागू कब कब किया गया, इसको 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया, अपने देश में संविधान को लागू कर दिया। इसी उपलक्ष्य में यानी कि 26 जनवरी को अपन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि अपना देश क्या हो गया, एक गणतंत्र देश बने गया, यानी कि जनता का शासन के रूप में जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि जनता का शासन। तो 26 जनवरी 1950 को अपना देश में संविधान लागू हो गया। और जब ये संविधान लागू हुआ, अपना देश का जो संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे देश के संविधान में यानी कि हमारे जो देश था उसके संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होता गया और ये अनुच्छेद ये अपन आगे की जब क्लासों में जाएंगे जब पढ़े तो बात समझ में आ गई। यानी कि एक प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको क्या कहते हैं, अपने भारत के संविधान का पिता भी कहते हैं। और यह संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। इसी उपलक्ष्य में यानी कि 26 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। अब देखो यानी कि ये जो संविधान बन गया अपने भारत का, उस संविधान के यानी कि उद्देश्य क्या क्या, अपन इस उद्देश्य के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि हमारा जो संविधान है उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यानी कि अपने भारत का जो संविधान है उसके उद्देश्य यानी कि इसको लागू करने के उद्देश्य क्या थे, इस वजह से इसको लागू यानी कि क्या उद्देश्य। तो सबसे पहला यानी कि यह जो दस्तावेज है वह यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश में अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। यानी कि सबसे पहला उद्देश्य क्या था, यानी कि जो अपने भारत देश के जो नागरिक हैं वो अपनी इच्छा से यानी कि ना किसी के दबाव में आकर अपने संविधान है उसको रच सकें। यानी कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूचीबद्ध या सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश और को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। फिर उसके बाद में यानी कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों अपनी देश की इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। यानी कि सबसे पहला उद्देश्य क्या हो गया, यानी कि यह ऐसा दस्तावेज है जिसके यानी कि जो अपने भारत देश के जो नागरिक हैं, भारत देश के अपने नागरिक हैं जो अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार क्या कर सकें, रच सकें।
पहला उद्देश्य तो ये हो गया। फिर उसका दूसरा उद्देश्य देखते हैं, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। यानी कि इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य यानी कि देश की राजनीतिक देश की राजनीतिक व्यवस्था देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, यानी कि अपने देश में क्या करना? राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। फिर इसका तीसरा उद्देश्य है, हम खुद को अपने आप से बचा सकें। हम खुद को अपने आप से बचा सके। कैसे बचा सके? देखो, यानी कि अपने भारत देश का जो संविधान है उसमें क्या है कि बहुमत दल के आधार पर, बहुमत दल कैसे? जैसे अपनी कक्षा में मान लो कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। उसमें से मान लो एक बच्चे को, जैसे मान लो एक बच्चा है, कोई है राम, उन्हें राम, उसको क्या बनाना है? मॉनिटर बनाना है। तो अपने सारी कक्षा का क्या करते हैं? जैसे कहते हैं कि भाई राम को कौन कौन मानना चाहता है कि इसको मॉनिटर बना दिया जाए। तो अगर मान लो कि 20 बच्चों में से 11 बच्चों ने इसकी तरफ हाँ कर दी तो कौन बनेगा? राम। और मान लो दूसरा कौन है? श्याम। इसकी तरफ रह गए 9 और इधर हो गए 11, यानी कि कुल छात्र कितने हैं? छात्र कितने हैं? 20। उनमें से राम को समर्थन किसने दे दिया? 11 बच्चों ने कह दिया कि इसको मॉनिटर बना दे, और श्याम को कह रहे हैं 9 बच्चे। तो अपने जो भारत देश है उसके में भी ये ऐसी ही व्यवस्था है, यानी कि जिसकी तरफ ज्यादा बहुमत होगा उसी को क्या बनाएंगे? सरकार, वही सरकार बनाता है। यानी कि ये राजनीतिक व्यवस्था है। तो ऐसे यानी कि जिसके पास ज्यादा वोट होगा, वोट कौन देता है? जो 18 वर्ष या 18 वर्ष पूर्ण कर चुका होता है और जिसका नाम मतदाता सूची में होता है, वो अपने देश की सरकार बनाने में भागीदारी दे। तो ये क्या हो गए? अपने भारत के संविधान के उद्देश्य, यानी कि इसको बनाने के पीछे इसके उद्देश्य क्या थे। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके लक्षण क्या क्या हैं। तो अपन किसकी चर्चा करते हैं? लक्षण की। यानी कि हमारा देश का जो संविधान है उसके लक्षण क्या क्या हैं। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, यानी कि इसके मुख्य लक्षण क्या क्या बनकर, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसके मुख्य लक्षण क्या क्या थे। तो सबसे पहला है संघवाद, यानी कि पहला है संघवाद। अब संघवाद का मतलब होता है इकट्ठा, यानी कि बहुत सारे राज्यों को मिलाकर अपने क्या बनाया? भारत बनाया। तो अपन भारत को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कई राज्यों का संघ है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। यानी एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, उसे क्या कहते हैं? संघवाद। यानी कि एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो संघवाद का अर्थ क्या होता है? एक से ज्यादा स्तरों की सरकारों का होना, उसको क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। फिर उसके बाद में चलता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन पद्धति।
संसदीय शासन है ना, यानी कि पद्धति। इसमें क्या है, संसदीय का मतलब चुनाव, संसदीय का मतलब क्या होता है, चुनाव। जैसे होते हैं चुनाव, चुनाव का नाम सुना होगा, गांव में भी अपने वोट पड़ते हैं जब वोट देने जाते हैं, यानी कि वो जो चुनाव से संबंधित होती है उसको क्या कहते हैं, संसद। यानी कि जो अपन राज्य में चुनाव होते हैं तो उसको कहते हैं विधायक, और जो केंद्र सरकार में बनते हैं उनको कहते हैं सांसद। यानी कि उनके जो चुनाव होते हैं उनको अपन किस में रखते हैं, शासन पद्धति में। फिर तीसरा इसका प्रमुख लक्षण है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा का मतलब, एक जैसे अपनी कक्षा होती है उसमें 2-3 बच्चों को खड़ा कर दें, भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, ऐसे ही ये क्या है, शक्तियों का बंटवारा। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा, यानी कि इनमें 3 स्तर होते हैं, जिसमें एक होता है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। कौन होते हैं इसमें, एक तो होती है विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका। यानी कि जो विधायक बनके विधायक का काम करते हैं, फिर उस जो ये क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं, और लागू होने के बाद में उसमें कोई कमी या कुछ हो जाता है तो किसकी शरण ले लेते हैं, अपने न्याय की शरण। यानी कि जो अपने कानूनों का जो उल्लंघन करता है उसका न्याय कौन करता है, न्यायपालिका। यानी कि ये बनाने का काम, ये लागू करने का काम, और ये है उसको सही या गलत ठहराने का काम करता है। फिर उसके बाद में चौथा चलता है तो अपने हैं मौलिक अधिकार। कौन से हैं अधिकार, मौलिक अधिकार। ये अपने को संविधान से स्वतः ही प्राप्त हैं, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। कितनी है, 6। यानी कि अधिकार, यानी कि अपने वो जो आम नागरिक है या पैसे वाला है, जो उच्च कुल का है या कोई भी है, सबके लिए क्या है, मौलिक अधिकार हैं, और सब क्या है, समान है। जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, अपने 6 हैं मौलिक अधिकार। कितने हैं वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला है समानता का, पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। यानी कि कानून की नजर में सब क्या है, समान है, कोई किसी में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है, वो सब समान है। तो पहला हो गया समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के दबाव में नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। यानी कि घूमने के लिए, बोलने के लिए, सबके लिए क्या है, स्वतंत्र है व्यक्ति। लेकिन स्वतंत्र कब है, जब तक अपने संविधान के अनुसार कोई काम कर रहा है या कहीं घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, यानी कि उसके अनुसार होना चाहिए। तीसरा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि कोई भी व्यक्ति है या नागरिक है, उसका कोई व्यक्ति जबरदस्ती शोषण नहीं कर सकता। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को वह व्यक्ति अपना सकता है, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी, उसको सभी प्रकार की क्या छूट होती है। पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। यानी कि किसी भी संस्कृति को अपना सकता है और कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है। छठा
छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि इन कानून, यह जो अपने 5 हैं, इनमें किसी प्रकार का अपने क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है या अपने को इन अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, तो ये क्या करता है, अपने को उनका समाधान प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि इसके अनुसार अपने क्या कर सकते हैं, इन अधिकारों को अपने ले सकते हैं। फिर उसके बाद में लक्षण में अपना 5वां आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, अब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि कोई भी देश, राष्ट्र किसी एक धर्म के नाम पर क्या नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता। तो अपना धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों को क्या है, समान अधिकार प्राप्त हैं। तो ये हो गए अपने भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण। बाकी पढ़ेंगे अगली कक्षा में।